भाई, अभी जो ब्रिटेन की महारानी का निधन हुआ है और उस निधन के बाद जिस तरह से भारत के झंडे को झुका करके शोक मनाया जा रहा है, उससे देश के लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है। और इंटरनेट पर बहुत से लोग इस बात का आपस में चर्चा करते हुए जवाब सवाल कर रहे हैं कि भारत 90 साल की लीज पर है और पूर्ण आज़ादी हमको नहीं मिली है, एक पीरियड के लिए कुछ शर्तों के साथ हमको आज़ादी मिली है। और असली हुक्मरान, असली शासक आज भी इंग्लैंड का वो ताज ही है, वही मुकुट है, वही सिंहासन है, जिसके कारण ये करना पड़ा। और इसका पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जब भारत में ओलंपिक हुए थे दिल्ली में, एशियाड ओलंपिक खेल, तो उसमें प्रिंस चार्ल्स जब आए थे तो उनका नाम 1 नंबर पर छापा गया था और भारत के राष्ट्रपति का नाम आमंत्रण पत्र में 2 नंबर पर छापा गया था। वो कार्ड हमने स्वयं भी देखा था। तो ये सवाल उस समय भी उठा था कि भारत के राष्ट्रपति तो सबसे ऊंचा होना चाहिए ना, नंबर 1 पर उसका नाम होना चाहिए। आखिर किस आशय से भारत के राष्ट्रपति को 2 नंबर पे नाम लिखा गया है? इसका मतलब है कि 1 नंबर कोई और ही है। तो जब 1 नंबर कोई दूसरा है और वो विदेशी है, तो फिर देश में आज़ादी कहाँ की आई? तो स्पष्टता तो चाहिए ना। तो हम चाहते हैं कि भारत के जो जिम्मेदार हैं, जैसे राष्ट्रपति जी हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनमें से कोई तो आगे आए और आगे आकर के देश की जनता को स्पष्ट करे इस बारे में। क्यों आखिर एलिजाबेथ के मरने पे हम शोक मना रहे हैं? क्यों हमारे राष्ट्रपति का नाम 2 नंबर पर हो जाता है? क्यों जब चार्ल्स से आता है या रानी आती है तो वो आगे चलती है, भारत का राष्ट्रपति उसके पीछे 1 कदम पीछे चलता है? आखिर इसका क्या कारण है, ये हम जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहते हैं। हमने तो कोई डॉक्यूमेंटेशन है ऐसा कुछ? हाँ जी, ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन है क्या? भाई आप प्रोटोकॉल निकाल लीजिए। जब जब ऐसा हुआ है भारत में, प्रिंस चार्ल्स तो 2-3 बार आ गए ना, जब से हमने होश संभाला है तभी से 2 बार का याद है हमको, वो आ चुके हैं यहाँ भारत में। भारत का राष्ट्रपति उनके पीछे चला है। कार्ड निकाल लीजिए आप, उस समय का जो मिनिस्ट्री में होगा, रिकॉर्ड पर होगा, आप निकाल लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट हम ही लेके घूमे, आप कुछ ना करो। एक सवाल ज्ञान वापिस आपसे पूछे, जो निर्णय आया बताइए। भाई, निर्णय स्वागत योग्य है। हम लोगों का पहले से ही कहना था कि अगर विचार के लिए कोई विषय लाया जाता है सामने, तो उसको ऐसा कह के रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए कि ये विचार योग्य ही नहीं है। ये जो कहने की परंपरा न्यायालयों में है, इसको हम उचित नहीं समझते हैं। इसलिए हमारा पहले ही कहना था कि आपके पास लाया गया, आप विचार करिए। नहीं मान रहे थे, बहस चल रही थी कि नहीं विचार योग्य ही नहीं है, इसको एडमिशन पर ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन अब तो उन्होंने, न्यायाधीश ने कह दिया ना कि मामला है विचार योग्य। बताइए, जहाँ पर आधी बिल्डिंग मस्जिद दिख रही है, आधी बिल्डिंग मंदिर दिख रहा है, वहाँ पर 1 साल लग गया आपको ये सोचने में कि इसका मुकदमा विचार योग्य है कि नहीं। इसके क्या जनता के मन में न्यायालय की क्या छवि जाएगी? विचार योग्य है क्योंकि बिल्डिंग ही आधी ऐसी, आधी तीतर आधा बटेर दिख रहा है। तो आपको इसमें क्या है, इस पर विचार हो जाना चाहिए। हम तो खुद ही देखते हैं तो हमको विचार आ जाता है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। तो जहाँ पर बिल्डिंग को, भवन को देखते ही आम आदमी के मन में ये बात आ जा रही है कि विचार करो कि ये क्या है असल में, ये मस्जिद है कि मंदिर, उस बात के विचार के लिए स्वीकार करने में साल भर लग जाता है। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, उन्होंने कहा कि विचार योग्य है, हम स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विचार करें, 25 साल 30 साल फिर न लगा दें। ये क्या संदेह पैदा है, न्यायालयों का संदेह है? अरे भैया, न्यायालय तो हम भोग रहे हैं ना। हमारे जो ज्योतिषपीठ का मुकदमा 63 साल से चल रहा था, अब तो 65-66 साल हो गए, अभी भी निर्णय पक्का नहीं है। और राम जन्मभूमि का मुकदमा आपने देख ही लिया, सन 50 से चला, 2019 में आकर के एक फैसला मिला। वो भी न्याय कितना हुआ, ये विचारणीय ही विषय रह गया। बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाए। तो कहाँ 3-3 4-4 पीढ़ियाँ लोग कोर्ट जाने से डरते हैं कि हम अगर मुकदमा दाखिल करेंगे तो नाती पोतों को पता नहीं फैसला मिलेगा कि नहीं। ये तो शीघ्र न्याय। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में ये कहा है कि न्याय में देरी भी अन्याय है। तो ये देरी क्यों हो रही है? न्यायालय ही क्यों अन्याय कर रहा है देरी का?